dear students, myself Mansi, I am your social science subject teacher. So students, today we are going to start the chapter number 1 from our history book, the French Revolution. I am repeating myself, the chapter number 1 from our history book, the French Revolution. In this chapter, you will study about how people raised their steps against the monarchy. I am repeating myself, in this chapter we will study about that how the people raised their steps against the monarchy. कैसे peoples ने जो है monarchy के against में अपने voice and steps raise किए थे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. सबसे पहले हमें रेवोल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए. दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन. सो अ फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम. कि वो कुछ फोर्सिबल ओवरथ्रो जिसको किसी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के थ्रू हमारे ऊपर जो फोर्सफुली ऑर्गेनाइज करने के लिए दिए जाते हैं इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम. कि किसी भी न्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए. दैट इज़ द रीज़न कि हम उसके लिए क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं. दिस इज़ अ एग्जाम्पल. येस. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फ्रेंच सोसाइटी. Please listen carefully. On 14th of July, the 1789, the Paris was in a state of alarm. कि 14th of July 1789 को जो है एक जो पेरिस थी वो एक अलार्म की स्टेट में थी. Almost 7,000 peoples assembled to fight because the rumors spread that king commanded that to free fire upon the citizens. कि कुछ किंग ने जो है कुछ रूमर्स, कुछ इस तरह के रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे कि किंग ने ये इस चीज़ की कमांड करी है कि वो ओपनली फायर कर सकते हैं किन्हीं भी पीपल्स के ऊपर. ठीक है. सो ऑलमोस्ट 7,000 पीपल्स असेंबल टू फाइट इन फ्रंट ऑफ द टाउन hall. Almost 7,000 peoples including men and women, they are assembled in front of town hall to fight because they were troubled by the king. because वो जो है किसके थ्रू ट्रबल हो रहे, they were troubled by the king. yes, because king had no attention on people but only on his queen. because जो किंग है उसका कोई भी अटेंशन उनकी किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं था. उनका ओनली अफेक्शन, अटेंशन अपनी सिर्फ ऑन फैमिली के ऊपर था. So, on that day, 14th of July 1789, people with gun entered in Bastille. Bastille was the name of jail. All people used to hate that jail because that jail showed the power of the king. I am repeating myself, that day on 14th of July, people with gun assembled entered in Bastille. किस अराउंड nth नंबर में जो पीपल्स थे वो गैदर्ड हुए कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. एंड 14th of July 1789 में पीपल विद गन एंटर्ड इन द बास्टिल. कि nth नंबर में जो है पीपल जो है गन के साथ कहाँ पर एंटर्ड हुए, बास्टिल जेल में. बिकॉज बास्टिल वॉज द नेम ऑफ दैट जेल. ऑल पीपल यूज टू हेट दैट जेल. कि जितने भी पीपल्स थे वो उस जेल से बहुत ज़्यादा हेट करते थे. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज दैट जेल शोड द पावर ऑफ द किंग. अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि वो जेल उनको किंग की पावर को शो करती. बिकॉज एट दैट टाइम मोनार्की वॉज देयर. और मोनार्की में आपको पता है क्या होता है, मोनार्की में एक द किंग इज़ द ओनली रूलर, है ना. कि किंग जो है एक ओनली रूलर होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो हमारे ऊपर अपने अकॉर्डिंगली रूल करता है. सो आर्मी पीपल किल द कमांडर ऑफ जेल एंड रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स. अब एट द एंड क्या हुआ कि जितने भी आर्मी पीपल्स है उन्होंने बास्टिल के कमांडर पे क्या करा, अटैक किया एंड रिलीज्ड ऑल द prisoners. It was a memorable day in French Revolution in France. Next reason is that what was the reasons that on 14th of July 1789 the behavior was shown against the king. कि एकदम से ऐसा क्या हुआ कि people जो है वो किसके अगेंस्ट में हो गए, किंग के अगेंस्ट में. एंड वाई दिस रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड. We will study. First we should study about this feudal pyramid of power. What is the meaning of old regime?
Old regime describes the society and institutions of France before 18th century. Society was broadly divided into estates and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. It was it was part of the feudal systems that dated back to Middle Ages. What is the meaning of old regimes? This describes the society and institutions of France before the 18th century. ये बिफोर 18th century के जो भी वहाँ पर इंस्टीट्यूट सोसाइटी थी और इंस्टीट्यूशन से उसको डिस्क्राइब करती है कि सोसाइटी कितने स्टेट्स में हमारे डिवाइडेड थी. In order, it was the aristocracy and church which controls economic and social power. कि जितने भी aristocracy means they are who are superior. ठीक है, वो aristocracy they are superior, जो socially और economically जो चर्च में इंक्लूडेड थे, वो जितना भी वहाँ पर क्या करते थे, कंट्रोल करते, लुक आफ्टर करते थे. It was part of the feudal systems that dated back to Middle Ages. This is the best example you have seen. आप यहाँ पर देख सकते हैं. Okay, the next topic is the French society was divided into three classes known as the states: the first state, the second state, and the third state. I am repeating myself. Before 18th century, the society was divided into three states: the first states, the second states, and the थर्ड स्टेज. अब लेट अस सी कि कौन कौन से पीपल्स होते हैं जो फर्स्ट स्टेट्स में आते हैं, सेकंड्स में आते हैं एंड थर्ड स्टेट्स में आते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल. फर्स्ट स्टेज, पीपल हु वर्क्स इन चर्च, दे आर कॉल्ड क्लर्जी. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. द पीपल हु वर्क्स इन चर्च, दे आर नोन एज द क्लर्जी. मतलब वो पीपल्स जो कहाँ पर वर्क करते हैं, चर्च के अंडर वर्क करते हैं, दे आर नोन एज द clergy. And the right definition of clergy is a group of person invested with special functions in the church. They had access to high offices, exempted from the paying taxes. It means इनको किसी भी तरह का कोई भी they didn't have to pay any single tax. And second is nobility. Like you can see that the queen, राजा महाराजा, मंत्री कह सकते हो, जो किंग के अंडर में वर्क करते थे. रिच नोबल्स owning lands, exempted from paying taxes, enjoyed services from peasants obliged to work in house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. Nobility are those peoples जो किसके अंडर में वर्क करते थे, they do work in the under the किंग, जो किंग के अंडर में वर्क करते थे. लाइक ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, या रिच मेंबर्स कह सकते हैं, जैसे राजा हो गए, मंत्रीज हो गए किंग के, लाइक क्वीन हो गई, जो उनके बेसिकली अंडर वर्क करते. दे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. इनको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था, और ये अपना वर्क किन से करवाते थे, पीजेंट्रीज के थ्रू, पीजेंट्स के थ्रू अपना ये वर्क करवाते थे, फार्मर्स के थ्रू अपने वर्क को कंप्लीट करवाते थे. एंड द थर्ड स्टेट लाइक अस कॉमन पीपल, हमारे जैसे कॉमन पीपल्स, इंक्लूडिंग रिच बिजनेसमैन्स, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, peasants and artisans, small peasants, landless laborers and servants. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न जो सोसाइटी जो थी हमारी थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड थी. अब यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा सस्पेंस आता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे बेटा, उनको किसी भी तरह के कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे. द थिंग इज़ दैट, द रीज़न वॉज दैट कि वो किसके अंडर में आते थे, वो किंग के अंडर में आते थे. बिकॉज मोनार्की वॉज देयर. उस टाइम वहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होता था, मोनार्की फॉलो होता. दैट इज द रीज़न पीपल रेज देयर स्टेप्स अगेंस्ट द मोनार्की. अब द नेक्स्ट इज द हु वॉज द किंग, कि उस टाइम पर किंग कौन था. लेट अस चेक. Louis XVI was made the king of France that time. There is a short story, so please listen carefully. I request to all of you. हाँ जी, Louis XVI was made the king of France. जो Louis XVI थे उनको फ्रांस का जो है किंग बनाया गया. He got married at the age of 20. He was only 20 years old when he got married
with the Austrian princess Maria Antoinette became his queen. At the time of Louis XVI, all his money all was finished. अगर हम लोग बात करें तो लुइस 16 की एट द टाइम ऑफ लुइस 16 जितनी भी उनके लाइफ में जितने भी ट्रेजर्स थे, उनके ट्रेजर्स में जितने भी उनके पास इनकम थी, खजाने थे, वो उस टाइम पर क्या हुए थे बच्चे, फिनिश हो गए थे. और इसके पीछे रीजंस क्या था, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस. लुइस 16 स्पेंट ऑल हिज मनी ड्यूरिंग वॉर्स. के लुइस 16 ने जो है अपनी ऑलमोस्ट मनी कहाँ पर इन्वेस्ट करी थी, वॉर्स में. एंड मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स में जो इनका एक पैलेस था उसके वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस जाती थी. ब्रिटेन वॉज फ्रांस इकोनॉमी. America's 13 colonies were under of Britain. Louis 16 got all those colonies released through wars. अब लुइस 16 ने जो है यहाँ पे सस्पेंस है, प्लीज़ लिसन करिए. ब्रिटेन जो थी वो फ्रांस की एनिमी थी. ब्रिटेन वॉज फ्रांस एनिमी एंड द अमेरिकाज 13 कॉलोनीज वॉर अंडर ऑफ ब्रिटेन. और अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी वो किसके अंडर में थी, ब्रिटेन के अंडर में थी. अब लुइस 16 ने इसका क्या बेनिफिट है, दैट लुइस 16 गॉट ऑल दोज कॉलोनीज रिलीज्ड थ्रू वॉर्स. लुइस 16 ने जो है वॉर्स के थ्रू इन सभी कॉलोनीज को क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया. बिकॉज ऑल ऑफ दीज फ्रांस वॉज इन डेब्ट एट द टाइम. Currency of France was livre. After 1794, this currency was banned, and the reason is that France was in debt of almost 2 billions. कि फ्रांस जो है वो कितने डेब्ट में आ गया, 2 billion. The parties who gave money to government used to collect 10% of interest. As a result, a big amount of गवर्नमेंट बजट वॉज इवन टू पे इंटरेस्ट. अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि एटलीस्ट 10% जितना वो इनकम अर्निंग होती थी उतना ही 10% उनको मनी लैंडर्स को 10% पे करना होता था इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आर द पोस्ट ऑफिस मेंटेनेंस, द यूनिवर्सिटीज, सैलरीज टू एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर दी रीजन्स कि फ्रांस जो है फ्रांस के जो है जितनी भी ट्रेजर्स थे वो क्या हो गए थे, एंटी हो गए थे. एंड श्योरली दिस क्वेश्चन या ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम से बहुत बार आता भी है. ओके, द नेक्स्ट इज द थर्ड एस्टेट. व्हाट आर थर्ड स्टेट एंड हु आर द मेंबर्स who are the members who are including in the category of third estate. कि third estate भी कौन कौन से members आते थे. So the third estate was remaining 90% of the 98% of the population. Merchants, well educated, believes in liberty and equality and had to pay high taxes still retained much of their wealth. Workers in the state cities earned low wages, often unemployed and often hungry. Peasants, half of their income was paid out to the nobles, taxes and the church. Third estate वो estate जिनको किसी by birth कोई privileges provides नहीं थे. And first and second state are that state who had privileges by their birth, जिनके पास by birth ही privileges provide थे. And third estate was against it. Yes, the church levied tithes on the peasants. Tithe is it's a type of tax to be paid directly to the state. It's a type of tax जो हमें एक directly किसको देना होता था, state को देना होता था. And indirect taxes were levied on articles of everyday consumptions like salt or tobacco. It means वो indirect taxes जो हमें everyday देना ही होता था in a form of consumptions, जो like salt और tobacco के form में हमें इनको देना ही देना होता था. The burden of financing activities of the states through taxes was borne by the third estate only. और रीज़न क्या था कि ये जितने भी टैक्सेस थे सिर्फ किसको देने होते थे, सिर्फ थर्ड एस्टेट को. बिकॉज प्रिविलेजेस किनको प्रोवाइड थे, फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट को. ओके, द ओल्ड रीजन, दिस इज द हैव यू सीन, ये एक पिक्चर शो हो रही है आपको. दिस कार्टून फ्रॉम द ईरा ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन डिपिक्ट्स द थर्ड एस्टेट as a person in chain who support the clergy and nobility on his back. आप देख रहे हैं कि एक
पिक्चर यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है ओल्ड विजन, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो थर्ड एस्टेट है उसको लाइक एक आप कह सकते हो फोर्सफुली एक चेन में बांधा हुआ है, जो किसको सपोर्ट करते हैं, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी ऑन हिज बैक। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। In the beginning of the French Revolution, the population of France has released 28 millions from 23 millions in 1715। अब इफेक्ट क्या हुआ कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि जो ब्रेड के प्राइजेस थे, इकोनॉमी वॉज इन क्राइसिस, जितने भी इकोनॉमिकली क्राइसिस थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लगे। This led to rapid increase in demand for food grains. Production could not keep pace with the growing demand. Price of bread, staple diet rose rapidly. Majority of population who worked as laborer had fixed wages. The wages could not keep pace with the rise in prices. The gap between the rich and the poor widened. During drought and hail, the situation would worse and the harvest would reduce। अब क्या हुआ कि सिचुएशन तो एज वी ऑल आर अवेयर कि डिमांड जब ऑटोमेटिकली एकदम रीज होती है, रीज़न क्या था इसके पीछे? हाँ जी बेटा, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, येस दैट टाइम the 90% of the population was of farmers at that time, कि 90% जो population थी वो almost farmers थी, but the very few farmers have their own land। बहुत लेस नंबर में जो farmers थे जिनके पास अपनी own lands थी उस टाइम पे। 60% of the land was occupied by church, nobles and rich peoples of third state। अब ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्सेस पे करने थे, जिसमें कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे थर्ड स्टेट्स के जो बहुत रिच एंड पावरफुल थे। क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड फ्यू प्रिविलेजेस, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे इट मीन्स द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट हैड फ्यू प्रिविलेजेस। एग्जाम्पल, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, इनको किसी भी तरह के कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। क्लर्जी एंड नोबिलिटी हैड अदर प्रिविलेजेस टू, एग्जाम्पल टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, यहाँ पर ही मेंशन है कि ये किससे अपना वर्क करवाते थे, थर्ड एस्टेट से। इवन चर्च ऑल्सो यूज टू गेट टैक्स फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, दैट इज टाइथ। 10% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड वॉज गिवन टू चर्च। They had one more direct tax named the tile and many other taxes। And the next, the France population was 23 million 2.3 crores in 1715। जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पे इतनी रैपिडली ग्रोथ हुई कि जो क्रॉप थी वो फेलर होती डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, विच बिकेम 28 मिलियन इन 1789। With growing population, demand of food increases। जो डिमांड थी फूड की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भी एज वी ऑल आर अवेयर, जब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑलमोस्ट बहुत लेस नंबर में हो जाती है। बट क्रॉप प्रोडक्शन वॉज नॉट दैट फास्ट, कि पॉपुलेशन तो बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही थी बट जो प्रोडक्शन थी वो सेम उसी पोजीशन में थी। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बट द इनकम वॉज स्टिल सेम। इन्फ्लेशन, गरीबी, महंगाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी बट इनकम जो थी वो उस टाइम बिल्कुल सेम थी। एंड द लास्ट एग्जांपल वी हैव द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाइडेंड, कि पुअर बिकेम पुअरर एंड रिच बिकेम रिचर, कि जो जिस सिचुएशन में था वो उसी पोजीशन में सेम था। जो पुअर थे वो पुअर की पोजीशन पे ही थे और जो रिच थे वो रिच के पोजीशन थे। कंडीशंस बिकेम वेरी वर्स व्हेन होल क्रॉप राइट्स ड्यू टू drought। This situation called subsistence crisis when our basic needs are not fulfilled. This led to subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihoods are not endangered। It means वो situation, that type of situation when our basic needs are not fulfilled। तो हमारी कोई भी बेसिक नीड्स जो है फुलफिल्ड नहीं होती। हमारी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। जब हमारी ये चीज़ें फुलफिल नहीं होती इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो
यस, सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अब इसके पीछे क्या हुआ कि पीपल ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस, फूड प्राइसेस। Yes, the middle class of the third stage, the 18th century, witnessed the emergence of social groups termed the middle class. This group staged the revolt against increasing taxes and system of privileges. The middle class has included the merchants, manufacturers, lawyers, administrative officials, etc. All of these were educated and believed that no group in the society should be privileged by birth, rather a person's social position must depend on his merit. According to them, and it was right also, middle class के accordingly the middle class में वो included थे जिसमें merchants थे, manufacturers थे, lawyers थे, administrative officials थे. As per them, there is no they believe that no group in society should be privileged by birth. According to them, no society should be privileged by birth. इनके अकॉर्डिंग था कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है या कोई भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी ऑफ ग्रुप नहीं है जो बाय बर्थ जिसको प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड हो. Rather, a person's social position must depend on his merit. So, at the end, two philosophers played an important role in getting peoples united and motivated for this protest. The name was the John Locke, Jean-Jacques Rousseau and the Montesquieu. Yes, first we should know about who was John Locke. To Precepts of government speaks against the doctrine of the divine and of absolute right of the monarch. These both gave ideas that there should be society where everyone has freedom. They believe that there should be a society where everyone has freedom. ये बिलीव करते थे कि कुछ इस टाइप की सोसाइटी होनी चाहिए, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि सभी के पास अपना इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड होना ही चाहिए. एंड ऑल द लॉज मस्ट बी इक्वली इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरीवन. कि जितने भी लॉज होते हैं वो इक्वली सब पर इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, रादर दैन एज लाइक द नॉट like the French society, the clergy, the nobility and the third stage. John Locke wrote a book named Two Precepts of Government, where he spoke ill of monarchy system and pointed out so many faults in that. इन्होंने एक जॉन लॉक ने एक बुक पब्लिश की थी, द क्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट. ही स्पीक्स अगेंस्ट द डॉक्ट्रीन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट टू द मोनार्क. और इनके अकॉर्डिंग बहुत सारे कुछ फॉल्ट्स भी थे मोनार्की सिस्टम में, इसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ अपने व्यूज़ भी शेयर किए थे. ऑन द अदर हैंड, जीन जैक रूसो ऑल्सो रोट अ बुक नेम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, proposed a form of government based on a social contract between people and their representatives. In this book, he wrote that there must be a good leader who listen to common men and people's problem. इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो बुक लिखी थी द जीन जैक रूसो ने, अकॉर्डिंग टू हिम देयर मस्ट बी अ गुड लिसनर. It means good leader who listen the problem of the people of their society. According to him ये कहते थे कि इस तरह के कुछ फॉर्म ऑफ लीडर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो कॉमन पीपल्स की डिमांड को सुने, कॉमन पीपल्स की प्रॉब्लम पर एक्शन ले. One more philosopher, Montesquieu, suggested that the three branches of the government, like the constitution, the legislative, the executive and the judiciary, that power should be divided among these three. पावर जो है इन थ्रीज में डिवाइडेड होनी चाहिए. The idea of these philosophers were discussed and spread among people through books and newspaper. Ideas given by these philosophers were discussed among people at all places. और थिंग इज़ दैट कि धीरे ही धीरे ये आइडियाज़ अलग अलग नेशंस में भी क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा. This the economy was going down continuously because the economy was going down continuously.